हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल द केमिकोफिलिक। क्लास 12th की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हम लोग 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं और आज हमारा तीसरा लेक्चर है, दैट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, इस टॉपिक से 12th क्लास में बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हर साल इस टॉपिक से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा और इसी से रिलेटेड एक अगला टॉपिक होता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए होता है फॉर द गैल्वेनिक सेल। और उसमें आपको इसी का यूज करना है। इनकी जो चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे, वही चीज आगे आप उसको इलेबोरेट करके आगे यूज करेंगे। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है। तो हमारे पास कई सारे मेटल्स हैं, कई सारे नॉन मेटल्स हैं ऐसे, जो हम लोग गैल्वेनिक सेल्स में यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज जैसे कर सकते हैं। तो उन मेटल्स को जब हम सेल में कनेक्ट करते हैं तो किसी का भाई पोटेंशियल ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हम लोग वोल्टेज जनरेट करते हैं। अब एक चीज जो समझने वाली है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सबसे पहली बात तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दी होती है। जैसे अलग तरीका मतलब ये होता है कि कहीं उल्टी सीरीज दी होगी, कहीं सीधी सीरीज दी होगी। तो डेफिनेशन में आप ये नहीं कह सकते कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है या सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो आप ये कह सकते हैं कि अरेंजमेंट है, एक अरेंजमेंट है जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है, कोई एक, दोनों नहीं। तो इससे कंफ्यूज होने की सबसे पहली बात, कोई जरूरत नहीं है कि आपके बुक में या एनसीईआरटी में या किसी रेफरेंस में अलग अलग सीरीज दी हुई है तो उसमें अलग कुछ नहीं होगा, सीक्वेंस सब में सेम होती है। हो सकता है कोई सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हो और कोई सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको पूरी सीरीज याद भी नहीं करनी है। आपको जो मैं शॉर्ट में एक सीरीज लिख के दे दे रहा हूँ, उसको आप याद करेंगे तो आपके 100% सवाल जो है, क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व हो जाएंगे। वैल्यूज भी आपको एक आध याद करनी है, बाकी सबकी याद नहीं करनी है, क्योंकि क्वेश्चंस में वैल्यू आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये है क्या? कई सारे मेटल्स को जब हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट करके एक जब एक गैल्वेनिक सेल का एक बनाया गया पूरा सेटअप, तो उसके रेफरेंस में अदर मेटल्स की या अदर एलिमेंट्स के जो वोल्टेज आ रहे थे, जो कह सकते हैं पोटेंशियल आ रहे थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसमें जो वैल्यूज हैं उनको एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया अलग अलग मेटल के साथ। मतलब मान लीजिए ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है स्टैंडर्ड, इसके साथ एक मेटल ए सेटअप बना के गैल्वेनिक सेल बनाया गया और देखा गया कि इसका पोटेंशियल कितना आ रहा है, उसको सीरीज में रखा गया। फिर एक दूसरा मेटल इसी हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट किया गया, फिर तीसरा मेटल, फिर चौथा मेटल, ऐसे जितने सारे मेटल्स हैं हमारे पास, उन सबको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करके एक गैल्वेनिक सेल का सेटअप किया गया और देखा गया कि इस जो नया एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं उसकी वोल्टेज इसके रेस्पेक्ट में क्या है, और इसकी जो हमारी वोल्टेज थी वो हम लोग ऐसे ही आर्बिट्रेरली मान लेते हैं कि ये 0 वोल्ट है। ठीक है, क्योंकि ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया गया है। तो जो सीरीज बनाई गई उसमें ये देखा गया कि कुछ एलिमेंट्स, जैसे मान लीजिए हमारे पास सबसे पहले जो स्टार्टिंग हम लोग सीरीज लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे जो एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं, एलिमेंट है हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, एक चीज और ध्यान देने वाली है कि पहली चीज तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये है हमारे पास ई नॉट रिडक्शन। अब एक और चीज, आपको किसी किसी बुक में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी लिखा हो सकता है। हम लोग रिडक्शन से बात कर रहे हैं, आप किसी एक से कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप रिडक्शन पोटेंशियल से सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और कहीं से भी पढ़िए, एक ही चीज पढ़िए, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आप पढ़ेंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बाई चांस दे दिया जाता है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं रिडक्शन में, बस बाय द चेंज ऑफ साइन। वैल्यू सेम रहती है, जो वैल्यू आपको ऑक्सीडेशन में दी गई है वही वैल्यू रिडक्शन में होगी, बस उसका साइन आप चेंज कर देंगे। अगर प्लस है तो उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको याद करने हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो सीरीज है, सबसे पहले उसमें लिथियम आएगा, उसके बाद पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम,
आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम और ये है हमारा लास्ट एक गोल्ड। तो एक छोटी सी सीरीज है जिसमें आपको कोई भी जुगाड़ बना लेना है, जैसे आप पीरियोडिक टेबल क्लास 11th में याद करते हो, सीरीज बना के कोई भी कोड वर्ड बना के इस सीरीज को आपको लगभग याद कर लेना है। ये हमने केवल मेटल्स की बनाई है सीरीज, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन छोड़ देते हैं। हाइड्रोजन को हम लोग थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। ये रहा हाइड्रोजन हमारा। चूंकि ये सारे एलिमेंट्स में जो हम वैल्यूज लिखेंगे यहाँ पर, ये वैल्यूज इस हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मान के की गई हैं। ये हमारा कौन सा है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की वैल्यू हम लोग आर्बिट्रेरली क्या मान रहे हैं? इसकी वैल्यू हम मानेंगे कितनी है? 0.0 वोल्ट। और जितने सारे ऊपर वाले मेटल इसके और इसके नीचे वाले जितने मेटल्स हैं, इन सब की जो वैल्यू कैलकुलेट की गई है वो इसी के रेफरेंस में कैलकुलेट की गई है। ठीक है, अब आपको सारी वैल्यूज नहीं याद करनी है, ये सीरीज आप किसी तरह से याद कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर की जितनी वैल्यूज हैं सबकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या है? नेगेटिव, मतलब 0 से कम, माइनस में आएंगी सारी। और इसके नीचे की सारी वैल्यूज क्या है? पॉजिटिव, आपको 0 से ज्यादा वैल्यू। ठीक, आपको सारी वैल्यूज नहीं याद करनी है, आप कुछ वैल्यूज याद कर लीजिए। जैसे जिंक की याद कर लीजिए, जिंक की होती है 0.67 वोल्ट, माइनस में कॉपर की 0.34 प्लस की। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आप याद कर लीजिए। और सिल्वर की याद कर लीजिए 0.80। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो, वरना ये भी नहीं। ये इसलिए बोल रहा हूं याद करने के लिए क्योंकि ये बेसिक इलेक्ट्रोड्स हैं, ये आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। हो सकता है कभी कभी वैल्यूज ना दी हो, तब आपको ये काम पड़ सकता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन अगर आता है आपको, तो आपको वैल्यूज दी जाएंगी उनकी रिडक्शन पोटेंशियल की। मतलब जब ये एलिमेंट रिड्यूस हो रहे थे, इनकी सबकी रिडक्शन की रिएक्शंस आपको जो बुक में सीरीज दी होती है उसमें रिएक्शंस लिखी होती है। जैसे Li में प्लस एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज करता है तो ये Li प्लस बनाता है। इस तरह से आपको छोटी छोटी रिएक्शंस दी होंगी, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एलिमेंट का नाम देखना है बस कि लिथियम है या क्या है, और वैल्यूज देखनी है। ठीक, वैल्यूज में हमने बता दिया है कि आपको जिंक की 0.76 वोल्ट। ठीक है, कॉपर की याद कर लीजिएगा, हाइड्रोजन की आपको पता ही है 0.0 वोल्ट, और सिल्वर की ये, और जितनी भी वैल्यू सारी दी जाएंगी। आप ये भी ना याद करिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ तो याद करना ही पड़ेगा। अब आप समझिए बात को। क्वेश्चंस में क्या क्या पूछते हैं, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले अगर एप्लीकेशन में पूछा जाए हमें, तो सबसे पहला है कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स से क्वेश्चन आता है। किससे? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। इस सीरीज के बेसिस पे, इस सीरीज के आधार पे आप कैसे बता सकते हो कि विच वन इज मोर रिएक्टिव एंड विच वन इज लेस रिएक्टिव। तो बहुत आसान सा काम है। अगर आपने सीरीज इस तरह से रखी है जैसे मैंने रखी है, ये ऑर्डर हमारा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर टॉप टू बॉटम अगर आप जा रहे हैं तो ये जो ई नॉट रिडक्शन है, ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ये चीज ध्यान रखिएगा। किसी बुक में हो सकता है ये वाला पहले दिया हो, लिथियम सबसे लास्ट में दिया हो। ठीक है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। सारे नियम आप जितने पढ़ेंगे एक ही जगह से पढ़िएगा, ये नहीं कि आधा यहाँ से पढ़ रहे हैं आधा दूसरी बुक से पढ़ रहे हैं, तब कंफ्यूज आ जाएंगे, गड़बड़ा जाएगा मामला। ठीक, तो एक जगह से पढ़िए, चाहे ये सीरीज पढ़िए चाहे उसको उल्टा करके पढ़िए। मेरे हिसाब से ये इजी है, आसान हो जाता है याद करने के लिए। तो अगर आपको बताना है कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, आपको 3-4 मेटल दे दिए, मान लीजिए ABCD, 4 मेटल आपको दे दिए गए, नाम भी नहीं बताया गया। तो आपको क्या करना है, आपको इनकी वैल्यूज दी होगी क्वेश्चन में। जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू 0.239 वोल्ट, सॉरी 3.29 वोल्ट, इसकी हो गई -0.56 वोल्ट। सी की मान लेते हैं 0.20 वोल्ट, और इसकी मान लेते हैं 0.80 वोल्ट। आपसे पूछा जा रहा है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो अब इन एलिमेंट्स को आप अरेंज करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जुगाड़ क्या है? जुगाड़ आपको यहाँ पे ये रखना है कि जिस एलिमेंट की जितनी कम वैल्यू होती है ई नॉट रिडक्शन की,
काय की वैल्यू है ये, इनॉट रिडक्शन मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है ये। जितनी कम वैल्यू होगी वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक, अब इसमें सबसे कम वैल्यू कौन सी है? सबसे कम वैल्यू है आपकी ए की, -3.29। तो ए विल बी हाईली रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द 4 एलिमेंट्स। ठीक, अब इसके बाद कौन आएगा? सबसे कम वैल्यू -0.56 है, तो ये हो गई हमारी बी। अब इसमें से सबसे कम वैल्यू किसकी है? सी की, और सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? डी की। तो ये ऑर्डर तो हमारा सिंपल सा ही आ गया। अब आप देखेंगे कि कुछ नहीं किया हमने, आपको एक सीधी सी लाइन याद रखनी है कि जिसकी जितनी कम वैल्यू है उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो सीरीज में ऊपर आ रहा होगा वो हाईली रिएक्टिव होगा, और जो सीरीज में नीचे आ रहा होगा वो लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स। दूसरा क्वेश्चन आप बता सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक, अब बात को समझिएगा, ये क्वेश्चन आपको 10th क्लास से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, 9th क्लास से। एक रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो वहां उतना कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाता कि ये इस रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं। वहां पे बता देते हैं सिंपल कि भैया एक रिएक्टिविटी सीरीज वहां पे दे देते हैं, इतनी पूरी नहीं बताते हैं, लेकिन इसी में से कोई सीरीज मतलब कुछ एलिमेंट्स को चुन चुन के जो कॉमन है उनको वहां पे रख देते हैं। भैया जो नीचे आ रहा है वो कम रिएक्टिव है, जो ऊपर आ रहा है वो ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देता है। अभी ऊपर वाला और नीचे वाला जो है यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपको नाम दे दिया, जैसे यहाँ पे ABCD दे दिया, तब तो आप वैल्यू पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि आपको ABCD नहीं मालूम इसमें से कौन सा उठाया गया, तो आपको वैल्यू देखनी पड़ेगी। अगर वैल्यू मतलब अगर नाम दे दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको सीरीज याद ही है, सीरीज याद रहेगी तो आप अरेंज कर लेंगे, जो सबसे ऊपर आएगा वो सबसे हाईली रिएक्टिव। ठीक, अब इसी में से अगर आपसे पूछ ले, मान लीजिए यही क्वेश्चन था, यही वाला क्वेश्चन है सेम इसके लिए भी, कि इसमें से कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर पाएगा। मतलब अगर मान लीजिए हम A लेते हैं और उसको B के सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल देते हैं, तो क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी? या फिर B लेते हैं उसको D के सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल देते हैं, तो क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी? तो इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको फिर वही कॉन्सेप्ट देखना है कि जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम वाले को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। सपोज जैसे आपको दिया गया कि क्या हम A को, जैसे A है, A इज हाईली रिएक्टिव ना, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे कम है, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ये B को भी डिस्प्लेस कर सकता है, C को भी कर सकता है और D को भी कर सकता है। तो अगर आप A को B के सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है, B के सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब A B को हटा के उसके जगह पे बैठ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर हम कहें कि B को A के सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दें तो ये रिएक्शन नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट अकर। अब ये बात समझ में आ गई होगी, छोटी सी है। अगर आपको वैल्यूज दी हैं तो जो हाईली रिएक्टिव है पहले आप चेक कर लीजिए, हाईली रिएक्टिव कौन सा है, वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। अगर आपको नाम दिए गए हैं तो नाम में आपको, जैसे मान लीजिए आपको 2-4 एलिमेंट दे दिए गए, मान लो आपसे पूछा गया सोडियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीज है, जिंक है, इसमें से कौन ऐसा एलिमेंट है जो हाईली रिएक्टिव है? तो इसमें सबसे ऊपर सीरीज में कौन आएगा? ये रहा हमारा सोडियम, सबसे ऊपर यही आएगा। इसके बाद कौन सा मिलेगा हमें? एल्यूमिनियम मिलेगा, उसके बाद मैग्नीज मिलेगा और उसके बाद जिंक मिलेगा। ठीक, तो सबसे हाईली रिएक्टिव कौन है? सोडियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, मैग्नीज, और सबसे बेकार कौन सा है यहाँ पे? इन चारों में से ये हो गया जिंक। अब पूछेगा तो सोडियम सभी को उसके आयनिक सोल्यूशन से या सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। ये एल्यूमिनियम जो है वो सोडियम को नहीं कर पाएगा, एल्यूमिनियम किसको कर लेगा? मैग्नीज को कर लेगा और जिंक को कर लेगा। मैग्नीज सिर्फ जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा और जिंक इनमें से किसी के सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको इस तरह का मिल सकता है। अब हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से पूछ लेंगे, या फिर एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है बहुत सिंपल सा कि कैन, मान लीजिए पूछ लिया
nickel spatula be used to stir a solution of copper sulfate. ठीक, छोटा सा क्वेश्चन है कि ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, क्या हम उसको निकल के स्पैचुला से उसको शेक कर सकते हैं, स्टर कर सकते हैं, मिला सकते हैं? तो सिंपल से क्वेश्चन है, मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि निकल का चम्मच जो है वो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला और निकल का चम्मच इससे रिएक्शन कर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। चाय में ऐसा चम्मच डालते हैं ना जो उसमें डिजोल्व ना हो, रिएक्शन ना करे। अब कॉपर सल्फेट है, इसमें निकल है, अगर ये रिएक्शन हो जाएगी तो आप ये काम नहीं कर सकते। अगर ये रिएक्शन नहीं होगी तो भैया स्टर करते रहो, हमसे क्या मतलब है, हो जाएगा। अब चेक करना है क्या निकल कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा, तो कैसे पता चलेगा? सीरीज में आते हैं। सीरीज में निकल कहाँ है? निकल रहा, ये रहा, ठीक, निकल है यहां पे और कॉपर कहाँ है? नीचे। अब बताइए, सो निकल इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि सीरीज में ऊपर आ रहा है। अब निकल कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तुरंत बन जाएगा क्या? निकल सल्फेट, और कॉपर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। इसका मतलब आप ये काम नहीं कर सकते, निकल के स्पैचुला से आप कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को डिस्प्लेस मतलब स्टर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें रिएक्शन हो जाएगी। सो आंसर विल बी नो, बिकॉज हियर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल अकर, the nickel spatula will be dissolved in copper sulfate solution। या फिर ऐसे कह दीजिए कि निकल विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और कॉपर नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, आपका सोल्यूशन जो है वो कॉपर सल्फेट से क्या बन जाएगा? निकल सल्फेट। तो ये काम आप नहीं कर सकते। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपसे पूछता है तीसरी चीज, अब जो अगला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे अभी गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड, तो गैल्वेनिक सेल में एक बहुत कॉमन से टर्म्स हैं दो, जो है, एक मिनट, अरे बाप रे, हाँ, तो गैल्वेनिक सेल में आपको क्या पूछा जाता है? दो टर्म्स हैं बहुत आसान से, एक है एनोड, ठीक है, और दूसरा है कैथोड। सबने सुना होगा, बहुत कॉमन से टर्म्स हैं, ठीक। गैल्वेनिक सेल पढ़ी होगी आपने, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ी होगी, दोनों में ये टर्म्स यूज होते हैं, एनोड और कैथोड। और इसके साथ दो टर्म्स और यूज होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये भी आपको बहुत कॉमन से टर्म्स है, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन हमेशा आपको पढ़ाया जाता है कि ऑक्सीडेशन किस पे होता है? एनोड पे। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। ये कहीं भी हो, चाहे गैल्वेनिक सेल हो, चाहे आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, दोनों जगह यही काम होते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, ऐसे कह सकते हैं, feasibility of reaction, feasibility of reaction। आपको एक छोटी सी रिएक्शन दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा इज दिस रिएक्शन feasible। feasible का मतलब है कि क्या ये रिएक्शन हो पाएगी, मतलब व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस रिएक्शन टू अकर, ठीक। तो अब आपको छोटी सी रिएक्शन दी गई, मान लीजिए आपको दिया गया सिल्वर और NiSO4 दे दिया गया, और आपसे पूछा गया भैया ये बताओ कि क्या ये रिएक्शन हो पाएगी। अब आपको मान लीजिए सीरीज नहीं याद है, तो आपसे क्या पूछेगा? आपको पता होना चाहिए वैल्यू, तो आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी जाएगी, E0 रिडक्शन किसकी? सिल्वर की। अब Ag प्लस से Ag की वैल्यू क्या दी गई है? प्लस 0.80 वोल्ट, यही होती है सिल्वर की लगभग। और निकल की भी दी जाएगी, E0 Ni+2 से Ni में कितना जाएगा? इसकी वैल्यू होती है माइनस में, तो इसकी वैल्यू अगर हम देखेंगे तो एक मिनट रुकिएगा, तो निकल की वैल्यू दे रखी है -0.25, ठीक। अब फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन आप कैसे चेक कर सकते हो? तो आपके पास एक आसान सा रास्ता बता चुके हैं, चाहे यहां से यूज करो चाहे यहां से यूज करो। ये पूछ रहा है कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, तो अगर ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, सीरीज में ऊपर आ रहा होगा, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक, रिएक्शन हो जाएगी, फिजिबल होगी। अगर ये कम रिएक्टिव होगा तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो फिजिबल नहीं होगी। तब क्या करेंगे आप? अगर मान लीजिए आपको इस मेथड से वैल्यू दे दी गई हो और ABCD करके दिया हो, नाम में तो बता दोगे आप सीरीज से, अगर मान लो AB करके दे दिया, तो आपको वैल्यूज देखनी पड़ेंगी, और वैल्यूज में देखने के बाद आपको ये बताना है कि फिजिबल है, तो आपको एक चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, E0 सेल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल।
मतलब इन दोनों से जो सेल बनेगा तो उसकी पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही है। तो इसका फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत आसान सी चीज है। जितने भी नए टर्म्स हैं वो हम समझा रहे हैं। कैसे? कैथोड क्या होता है अभी ये मेरे को मालूम नहीं है, मान लीजिए, ठीक है। एनोड क्या होता है मुझे नहीं मालूम, बस हमने बता दिया एनोड कुछ होता है जिसमें गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड में पॉजिटिव चार्ज गैल्वेनिक सेल में, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा हो जाता है, एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। अब समझिए यहाँ कैसे पहचानेंगे कि इन दोनों में एनोड कौन है कैथोड कौन है। हमें क्या मतलब क्या कौन प्लस वाला है कौन माइनस वाला है, इससे कैसे पता चलेगा? तो सिंपल सी बात है, यहीं पे आ जाओ सीरीज पे। ये सारा जुगाड़, चाहे ये वाला पॉइंट हो चाहे ये वाला पॉइंट हो चाहे ये वाला पॉइंट हो, ये सारे रिएक्टिविटी पे बेस्ड है। द एलिमेंट विच इज मोर रिएक्टिव विल बी on the top of the series and will act as anode। ठीक, तो अब एनोड वो बनेगा जो सीरीज में ऊपर होगा। पहली चीज, अगर नाम दिया है तो पहचान लेंगे। अब अगर नाम दिया है सिल्वर दिया है निकिल दिया है तो हम पहले सोच लेते हैं कि इन दोनों में से कौन ऊपर है। निकिल ही ऊपर है। निकिल अगर ऊपर है तो ये एनोड बनेगा, इसका होना चाहिए ऑक्सीडेशन। ठीक, और अगर सिल्वर है दूसरा तो सिल्वर क्या बनेगा, ऑटोमेटिक कैथोड बन जाएगा। अब पता चल गया हमें कि कैथोड कौन है, सिल्वर, और एनोड कौन है, निकिल। क्यों? क्योंकि यहां से हम लोग देखेंगे, वैल्यू देख रहे हैं, वैल्यू कौन सी है 0.80 प्लस में और 0.25 माइनस में। अब देखो नीचे आ रही है ना, नीचे कौन सा आ रहा है, ये हमारा सिल्वर प्लस में, और माइनस में कौन सा आ रहा है, निकिल की वैल्यू कितनी दे रखी है, कहाँ गया निकिल हमारा, ये है 0.25 माइनस में। अब आप मुझे ये बता सकते हैं, ये चूंकि वैल्यू कम है तो ये ऊपर आएगा, ऊपर आएगा तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, और ज्यादा रिएक्टिव होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी एज कंपेयर टू नीचे वाले इज मोर। ठीक, तो नीचे वाला कौन सा है हमारा, कहाँ गया, ये नीचे है, मतलब ये बनेगा कैथोड और ये बनेगा एनोड। ठीक, आप देखो अगर एनोड और कैथोड वाला काम अगर कर रहे हैं हम लोग, पहले इस रिएक्शन को पूरा कर लेते हैं। ये बना जी, मान लीजिए AgSO4 बनाया, ठीक है, AgSO4 और Na। आपसे पूछ रहा है कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है। अभी हमको नहीं पता ये रिएक्शन सही है गलत, तो करना, सॉरी फॉर्मूला क्या हो गया, Ag2SO4। कुछ और ले लीजिए, यहाँ पे कॉपर ले लीजिए, तो ये बन गया कॉपर सल्फेट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपर ले लेते हैं अगर यहाँ पे, क्योंकि Ag वाला भैया मोस्टली +1 ही बनाता है। कॉपर की वैल्यू हो गई हमारी 0.34 वोल्ट प्लस में। ठीक, अब इन दोनों की बात कर रहे हैं, वही चीज है जहां Ag था वहीं ऊपर लगभग कॉपर है। अब देखो हमको ये चेक करना है कि इस वाले में जो काम हो रहा है क्या वो सही है। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, कॉपर की कहां से कहां तक जा रही है, 0 से यहाँ कितनी होगी +2, और निकिल की कहां से कहां जा रही है, +2 से 0। और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है हमें मालूम है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है मतलब हम उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो अगर जिसका रिडक्शन होना चाहिए था उसका रिडक्शन हो रहा है तो सही है, जिसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए था उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सही है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन है नहीं, लेकिन मुझे सारी चीजें बतानी है, कहीं से भी देख सकते हो, उसे कोई भी पॉइंट आप यूज करके इसमें लगा सकते हो। तो आप ये देखिए कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कॉपर क्या बना दिया इन्होंने, एनोड। बात सही है ना, कॉपर का इन्होंने बना दिया एनोड, और निकिल का कर दिया रिडक्शन, मतलब निकिल को बना दिया इन्होंने कैथोड। और हमने अभी क्या बताया कि जो नीचे आता है वो हमेशा कैथोड बनेगा। तो आना चाहिए कॉपर को नीचे ना, सीरीज में कॉपर ही तो नीचे है, तो इसको बनना चाहिए था कैथोड, कॉपर को क्या बनना चाहिए था, कैथोड, लेकिन इन्होंने बना दिया है एनोड। तो मान लीजिए कॉपर हम एनोड की जगह रख रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी है
0.34 वोल्ट एनोड की जगह वैल्यू रख दी, और कैथोड में हमने क्या रख दी 0.25। तो इसको सॉल्व करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। ठीक, कितनी आएगी नेगेटिव में? तो ये हो गया 9 और 5, 0.59 वोल्ट आ रही है, वो भी नेगेटिव में आ रही है वैल्यू। अब आप एक चीज ये देखिए, फिजिबिलिटी कैसे बताएंगे? अगर इस रिएक्शन में इस फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो दिस रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस बोल दीजिए या नॉन फिजिबल बोल दीजिए। ठीक है, नॉट फिजिबल। तो अब कैसे पता चला? जिसको एनोड बनना चाहिए था उसको बना दिया कैथोड, तो ये गड़बड़ा गया मामला। अब अगर आप सिंपल सी बात देखिए, अगर आप ये सब ना भी करना हो ना, तो आप सीधे से कैसे बता सकते हैं कि कॉपर हमारा क्या है? कॉपर हमारा सीरीज में नीचे आ रहा है, और नीचे वाले को हमेशा हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है। उसकी पावर को आप बढ़ा रहे हो, ऑक्सीडेशन स्टेट को, मतलब ऑक्सीडाइज कर दियो, गड़बड़ा गया यहीं पे, तो इतना करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये समझने के तरीके हैं कि आपके पास सिर्फ एक ही मेथड नहीं है कि किसको आप एनोड बनाओगे, किसको आप ऑक्सीडाइज करोगे, किसको रिड्यूस करोगे, कौन ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक, तो ये सारी चीजें एक ही चीज बताती हैं, जो दैट इज बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस क्वेश्चन से, मतलब इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आप सिर्फ इन्हीं 4.4-5 पॉइंट से आप सॉल्व कर सकते हो। गैल्वेनिक सेल में अभी नेक्स्ट इक्वेशन में अब बहुत काम पड़ेगा, कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड, तो वो किस पे डिपेंड करता है? वैल्यूज पे। एक चीज और लिख लीजिए, एनोड हमेशा कौन सा बनेगा? मान लीजिए कोई भी दो पेयर आपने उठा लिए, कोई दो, मतलब दो उठा लिया आपने एलिमेंट, मान लीजिए ये उठा लीजिए मैग्नीशियम, एट रैंडम आपने उठा लिया मैग्नीशियम और आपने उठा लिया कोबाल्ट, और आपसे पूछ रहा है कि मुझे ये बताइए कि अगर हम एक गैल्वेनिक सेल का सेटअप कर रहे हैं जिसमें हमने मैग्नीशियम ले लिया एक इलेक्ट्रोड और दूसरा इलेक्ट्रोड कोबाल्ट ले लिया, तो आप मुझे ये बताइए कि विच वन विल एक्ट एज एनोड। तो एनोड हमेशा आप कौन सा बताएंगे? जो ऊपर है, मैग्नीशियम ऊपर है, ये एनोड बनेगा, और ऑटोमेटिक ये क्या हो गया? कैथोड। अब चूंकि एनोड बनेगा तो इसी का ऑक्सीडेशन होना चाहिए और इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, ये आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्वेश्चंस आएंगे। और अगर एबीसीडी दी हो तो आपको वैल्यू पे डिपेंड करना पड़ेगा, जैसे ये है, इसको याद करना है तो आप एक नाम लिख सकते हैं, जैसे ये क्या है, इसको जुगाड़ के लिए आप क्या सकते हो कि ये हमारा, ये हो गया लिक, क्या हो गया? लिक, LIK, लिक। उसके बाद बा, ये हो गया सरकाना, सरकाना। ठीक, ये तीन हो गए। उसके बाद मग अल, ये हो गया मग अल। फिर उसके बाद मंजन कर, मंजन कर। फिर उसके बाद फी कड़ को, फी कड़ को। ठीक, उसके बाद नितिन और प्रभु, ये हो गया नितिन प्रभु। उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद अपने याद कर लीजिए 4-5। तो ये हम लोग बनाते थे अपने टाइम में जुगाड़ ये सब। तो अब समझिएगा, अगर आप सीरीज याद कर लिए हो तो आपके पास सब कुछ है। ABCD अगर देगा तो ऑटोमेटिक आपको वैल्यूज दे देगा, तो आपको सीरीज भी नहीं देखनी है। नाम दे दिया तो आपको वैल्यूज नहीं देखनी है। क्यों? क्योंकि वैल्यूज अगर दे देगा, सॉरी नाम अगर दे देगा तो आप खुद ही ढूंढ लोगे कौन ऊपर है कौन नीचे, और अगर ऊपर नीचे पता चल गया तो पता चल जाएगा कौन ज्यादा रिएक्टिव, कौन किसको डिस्प्लेस कर लेगा। उसका चम्मच उसमें घुमा पाओगे कि नहीं, साफ बता दोगे। ये क्या है? ये इसके लिए तो इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत है? अभी देखो ये हम बता देंगे, ऐसे बता देना चाहिए था आपको। अब तो आप बता दोगे कि कॉपर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता एज विद रिस्पेक्ट टू निकिल सल्फेट। क्यों? क्योंकि ये बड़े हैं। ये कौन है? ये है निकिल, ये निकिल है, और कहाँ गया रे? ये रहा, निकिल ऊपर आ रहा है और कॉपर कहाँ आ रहा है? नीचे। कॉपर नीचे है, इसका मतलब इसका रिडक्शन होना चाहिए था, कर दिया ऑक्सीडेशन तो गड़बड़ा गया मामला। ठीक, तो ये थी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप लगाइए, अगर नहीं आते हैं तो आप पूछिए मुझसे, बता दूंगा मैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग नर्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे, गैल्वेनिक सेल के EMF की बात करेंगे, और जो बोर्ड में एक हर साल क्वेश्चन आता है वही वाला, इसका नेक्स्ट टॉपिक, और इससे भी आएगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। MCQ वगैरह बहुत क्वेश्चन बनते हैं, असर्शन रीजन और ये सब, वो सब सारे क्वेश्चंस आप इसमें से कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि आपको नहीं आ रहा तो आप डाल सकते हो नीचे उसमें,
कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो हम उसको सॉल्व करके आपको दे देंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।